हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू विद नंबर क्लास, जहां हमको सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता हुआ कि आपकी जो 9th में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुकी है। और आपके विद्यालय में, आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हो या फिर प्राइवेट स्कूल के हो, आप सभी बच्चों को क्या करना है, ये 9th में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना कंपलसरी है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अलग अलग फीस है। प्राइवेट के लिए शायद 480 है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए 350 है। ठीक है, तो ये आप अपने विद्यालय में पता कर सकते हो, आपके विद्यालय में इसकी डिटेल दी जाएगी। लेकिन जो फॉर्म है ये किनको भरना है, वैसे छात्र छात्र हैं जो कि 2027 में अपनी 10th की एग्जाम देंगे। अपना जो बोर्ड है वो बोर्ड का एग्जाम जो है उनका 2027 में होगा। तो वैसे छात्र छात्राएं क्या है, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि इस 9th क्लास में इस पंजीयन फॉर्म को नहीं भरते हैं तो 99% तक का चांस है कि आप जो 10th क्लास में जो है वो एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल कहीं से भी नहीं होइएगा। सो इस फॉर्म को भरना बेहद जरूरी है। लेकिन फॉर्म को भरने से ज़्यादा जरूरी है कि इस फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरा जाए। यदि आप इस फॉर्म में किसी भी गलत प्रकार की डाटा को भरते हैं तो आपको इन फ्यूचर में कई सारे परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे कि इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा ये कोई फॉर्म है, आपको मैं फॉर्म दिखा भी दे रहा हूँ। ये सेकेंड पेज, ये अंतिम पेज, ये मतलब आपको 2 पेज में ये टोटल फॉर्म है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसके टाइटल की तरफ देख लेते हैं। इसके टाइटल में आपको मिल जाएगा कि ये क्या है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है BACB है, उसके द्वारा एक रिलीज किया गया फॉर्म है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, और ये किनके लिए यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 2027 में जो कैंडिडेट होंगे, जो सेशन 26-27 होगा, यानी आप जब 10th में जाओगे ना तो अभी 25 है तो 26 में तो आप जाओगे 10th में, तो उनके लिए फॉर्म है। तो देखो ये फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, मैं पॉइंट वाइज आपको ले चलूंगा कि पॉइंट वाइज मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा इस तरफ आता है आपको कलर फोटो साइज 3.57 इंटू 3.07। यदि आप बच्चों के पास प्रिंटर है या फिर आपके पास कोई आपके सगी संबंधी है जो कि कलर फोटो निकालते हैं, तो आप उनसे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.0 सेंटीमीटर का फोटो निकलवा सकते हो। जनरल रूप से इसको हम पासपोर्ट फोटो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो आप इसलिए किसी भी दुकान पे जाना, आप फोटो निकलवा लेना। एक बार लेकिन आप इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा, आप जब भी फोटो बनवाएं तो उसमें जो उसका बैकग्राउंड है ना वो वाइट ही रखना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आपका फोटोज होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में बोर्ड की तरफ प्रकाशित होता है, जिसके कारण आपका जो फेस है और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कई बार मिक्स हो जाता है। और ये जो है ना ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि इन फ्यूचर में आपके आइडेंटिटी को सिक्योर करेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, कभी भी जब फोटो लगाना तो आप ओल्ड फोटो को कतई मत लगाना। जैसे मानो आपका बचपन का फोटो हो गया या फिर 5th-6th क्लास में थे वैसा। अभी के टाइम में जो आपका रिसेंट जो फोटो होगा उसी फोटो को आप इसमें लगाना। ठीक है, थर्ड थिंग है कि जब भी आप फोटो खिंचवाना तो वो डिसेंट वे का फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेल्फी को ऐसा पासपोर्ट साइज में क्रॉप कर लो फिर वैसा लगा दो। वो डिसेंट रूप में है, आपकी छवि को दिखाना चाहिए। इफ पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल हो पाए तो आप काइंडली आपका जो भी स्कूल का निर्धारित ड्रेस कोड होगा उस ड्रेस कोड में आप फोटो को खिंचवाएं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है सिग्नेचर के लिए ऑप्शन। ये जो आपको जो ब्लॉक दिख रहा है, कोशिश कीजिए जो सिग्नेचर है वो इसी ब्लॉक के अंदर हो। ठीक है, अब जो हम पॉइंट वाइज भरते हैं कि हमें जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कैटेगरी में 2 ऑप्शन दिया गया है। एक तो है हमारा रेगुलर का, एक हमारा प्राइवेट का। तो जो भी ऐसे बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में है पढ़ते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं वो रेगुलर पे टिक करेंगे। वैसे बच्चे जो किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं वो प्राइवेट पे टिक करेंगे। उसके बाद जितने भी इस बिहार में, इस राज्य में विद्यालय हैं उनका ना कोड दिया गया है, एक 5 डिजिट का कोड होगा। जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया 53456, ये कोई भी कोड हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे रैंडमली उठाया है, ये मेरे विद्यालय का भी कोड नहीं है। तो आप जो है अपने विद्यालय में जाइएगा और पता कीजिएगा कि आपके विद्यालय का जो कोड है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्कूल नेम। देखो प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं, उनको अपना विद्यालय का पूरा नाम भी मतलब कभी कभी होता है ऐसा कि वो ठीक से पता नहीं है या फिर उसमें वो त्रुटि कर देते हैं। तो आप जब भी विद्यालय का नाम भरिए तो एक बार अपने जो भी शिक्षक होंगे या फिर जो भी आपके सहपाठी होंगे या फिर जो भी आपके सहायक शिक्षक होंगे, किसी से भी आप विद्यालय में जाके इसके बारे में एक बार वेरिफिकेशन जरूर से कर लेना। नेक्स्ट देखिए आपका आता है तीसरे के बाद चौथा नंबर, अपार आईडी कार्ड। देखो अपार आईडी कार्ड
आज के टाइम में गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करें, बच्चों का आपार आईडी कार्ड जनरेट करें, जिससे कि इन फ्यूचर में आप जहाँ पे भी कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, कोई भी कोर्स में आप इनरोल करें खुद को, तो आपका जो डिटेल है वो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वहाँ तक वो वैलिडेट हो पाए। साथ ही साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो एक जगह, एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर वो क्या हो पाए, स्टोर हो पाए। तो यदि आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। आप हो सकता है आप अपने विद्यालय में भी पता कर लेना। यदि आपके विद्यालय में भी अपार आईडी कार्ड नहीं है तो आप घबराइए नहीं। देखिए, सबसे लास्ट में यदि आप चलिएगा तो सबसे लास्ट में यहाँ पे ना आपको लिखा गया है, सबसे लास्ट पेज पे, कि यहाँ पे एक मेंशन किया गया नोट को, कि नोट में लिखा गया है ऑल इंफॉर्मेशन और कंपल्सरी, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन ऊपर में दिया गया है वो सबको भरना क्या है, कंपल्सरी है, लेकिन एक्सेप्ट सीरियल नंबर 4, 21, 22, 23। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे, 4 नंबर को देख रहे थे। तो यदि आपके पास अपार आईडी कार्ड नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली स्किप कर देना। दूसरा है आपका विद्यार्थी का नाम। देखो, ये ना बहुत जरूरी है। आप जो भी नाम लिखना उसमें जो भी मात्राएं हैं उसको विशेष रूप से ध्यान देना। कोशिश करना कि जब भी आप नाम लिखो तो ये जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक के अंदर ही आपको भरना। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है राम, तो मैं इस ब्लॉक के अंदर भरूंगा। जैसे मान लो किसी का नाम है सुरेश, तो वो ऐसे नहीं आप भरना। ठीक है, इसके बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना वो क्या जाए, इसी के अंदर जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, उसके बाद हमारा आता है ये नाम ब्लॉक में भरने के लिए। देखिए, मैंने एक आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है उसको मैं गलती से मिस कर गया था। देखो, यहाँ पे ना एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सबसे पहले ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इंस्ट्रक्शन ये है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक बॉक्स। ठीक है, मतलब ये भी जो भी ब्लॉक दिया गया ना, छोटा छोटा, ये जो छोटा छोटा खंड दिया गया है, इसमें आप जो भी शब्द भरोगे ना वो सेपरेट होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि मेरा नाम है जैसे राम, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे घिस पिच नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, सेपरेट करूँगा। ऐसे मान लो एक में आर, फिर ए एम। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को। तो आपको भी क्या करना है, इस ब्लॉक में करना है। उसके बाद यदि हमें कुमार लिखना हो तो हम ऐसे नहीं कि हम यहीं से कुमार को स्टार्ट कर दें, एकदम गलत है। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर एक स्पेस छोड़ना, KUMAR, या फिर जो भी आपका नाम हो, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। ये जब हम 8 नंबर के बाद जब हम आते हैं तो उसके बाद से हम इस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक है, तो आप समझिए। नेक्स्ट है आपका माता का नाम। आप माता का नाम भी आप देख लेना। एक चीज़ और, जब भी आप नाम लिखना तो उसमें स्पेलिंग का बहुत ध्यान देना। जैसे कि मान लो कि आपका किसी छात्रा का नाम है गीता, और गीता को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका 9th का रजिस्टर होगा ना, आपके विद्यालय में आपका 9th का रजिस्टर होगा, जिसमें जब आपने एडमिशन करवाया होगा तो उस सब रजिस्टर पे एक रिकॉर्ड बुक होता है जिसमें आपकी डिटेल दिया जाता है। तो एक बार आप वहाँ से वेरीफाई कर लेना है कि आपका जो नाम है रजिस्टर में क्या चढ़ा गया है, वो इस तरीके से चढ़ा गया है, फिर इस तरीके से चढ़ा गया है। तो उसी अनुसार से आप क्या करना, इस फॉर्म में इसमें आप उस तरीके से नाम को भरना। उसके बाद यहाँ पे आपका माता का नाम आ जाएगा हिंदी में, यहाँ पे आपका इंग्लिश में। उसके बाद आपका पिता का नाम हिंदी में, फिर आपको इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। देखो, जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे दिया गया है DDMMYY। DD का मतलब होता है डे, मतलब डे। M का मतलब हुआ मंथ, और Y का मतलब है ईयर। सपोज ये किसी का जन्म है 7/7/2011। ठीक है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है 7/7/2011। तो वो क्या करेगा, ऐसे नहीं लिखेगा। वो कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे आप लिखते तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है, 07 DD हो गया आपका, फिर आपका मंथ हो जाएगा तो 07, फिर आपका ईयर हो जाएगा तो 2011। ठीक है, अब नीचे में यह कह रहा है कि प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। अब इसमें हमारा क्या किया गया, 9 से लेकर 14 तक कुछ ऐसी डिटेल दिया गया है जिस पर हमें क्या करना है, मात्र टिक करना है। उसके बाद हमारा आता है, देखो जेंडर। आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल, यदि आप गर्ल है तो फीमेल, यदि आपका ट्रांसजेंडर है तो आप ट्रांस पे टिक करिएगा। उसके बाद में आपका नेशनलिटी। नेशनलिटी क्या है, आपका इंडियन है तो आप इंडियन करना। यदि आप नेपाल से हैं, किसी और कंट्री से हैं, तो आप वहाँ पे अदर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी मतलब आप जिस जाति से संबंध रखते हैं, आपका कास्ट का कैटेगरी क्या है वो आपको इसमें डालना है।
सपोज दैट आप यदि जर्नल से हैं तो जर्नल में होंगे, यदि ईबीसी में ईबी में होंगे, ईबीसी में आप टिक कीजिएगा। लेकिन इसको टिक करते समय ना 11 नंबर को आप एक चीज़ सुनिश्चित कर लीजिएगा, आप हमेशा ना कास्ट सर्टिफिकेट को जरूर से बनवा लेना और आप देख लेना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है आज के टाइम में, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई जो एससी जो समुदाय हैं अब वो ईबीसी में आ गए हैं, कई ईबीसी ऐसे समुदाय हैं जो बीसी में आ गए हैं, कई ऐसे जो बीसी समुदाय हैं जो कि आप जर्नल में आ गए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो कास्ट कैटेगरी है वो क्या आज के डेट से, आज से 5 साल पहले क्या स्थिति थी उस पर नहीं जाना है, आज के डेट में आपका जो कास्ट कैटेगरी है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो उस अनुसार से आप इस पर क्या करना, फॉर्म को भर देना, इस पर टिक कर देना। उसके बाद में डिफरेंटली एबल्ड, यदि आप दिव्यांग हैं, यदि आपको किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो आप उस पर यस कीजिएगा, यदि नहीं है तो आप इस पर नो कीजिएगा। यदि आपकी किसी प्रकार की दिव्यांगता होगी तो आप उसको इस चीज़ में मेंशन कर देना, चाहे तो आप हिंदी मेंशन करो या इंग्लिश मेंशन करो, या फिर आप अपने जो भी आपके क्लास टीचर होंगे या फिर आपके अध्यापक होंगे आपके विद्यालय में, उनसे आप पूछ के ये हेल्प ले सकते हो, उनकी गाइड ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है रिलीजन, मतलब आप किस धर्म से संबंध रखते हो। यदि आप हिंदू है तो हिंदू, फिर इस्लाम है तो इस्लाम, सिख हैं तो इसमें टिक करना है, यदि आप जैन है तो इसमें टिक करना है, यदि आप बौद्धिस्ट तो इसमें टिक करना है, यदि आप क्रिश्चियन तो इसमें टिक करना है। यदि आपका इसमें से कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है तो आप उसमें अदर पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एरिया। ठीक है, एरिया मतलब रूरल का मतलब होता है गांव, ग्रामीण क्षेत्र। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र पे क्या कीजिएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप शहरी क्षेत्र पे आइकन पे टिक कर दीजिएगा। उसके 15 नंबर आ जाएगा मेटेरियल स्टेटस। मेटेरियल स्टेटस का मतलब होता है कि क्या आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है। यदि आप शादीशुदा होंगे तो आप क्या कीजिएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा। यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आप इस पर टिक नहीं कीजिएगा। ठीक है, इस पर टिक कर दीजिएगा अनमैरिड पे। अब आता है हमारा नंबर 17-18 में। देखो ये कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कई बार जब से फॉर्म भरा जाता है तो अधिकतर बच्चे ना ये 17-18 में क्या करते हैं, गलती करते हैं। ये दोनों में से आपको कोई एक को फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले है यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आराम से अपना आधार कार्ड का नंबर सब पुट कर दीजिएगा। अब जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे, 18 नंबर को फिल करेंगे और ये घोषणा करेंगे कि मेरे पास क्या है, आधार कार्ड नहीं है, और तब जाके क्या करेंगे, यहाँ पे अपना विद्यार्थी को साइन करेंगे। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छा इन्होंने आधार कार्ड पर लिख लिया और देखा बस इन्होंने इस 18 नंबर को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने बस देखा अच्छा यहाँ पे है और यहाँ पे तो सिग्नेचर करना है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सिग्नेचर कर दिया और हम इसे पढ़े भी नहीं है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड नंबर ही डालेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कतई नहीं करेंगे। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब जाके आप इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर में देखो बोला गया है कि ईमेल आईडी। ठीक है, आजकल के पास मुझे लगता है कि हर ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी एक ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से जो जीमेल है वो सस्ता है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो आप जीमेल बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। और इसका जो लिंक है, आपके पास यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से आप इसका लिंक ले सकते हैं, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आप इजी वे में ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ये भी सुनिश्चित करना कि वो जो ईमेल आईडी टेम्पररी नहीं है, उसमें जो भी सिक्योरिटी, जो भी प्राइवेसी है उसको भी आप उसमें ऐड कर लेना, ताकि आप लंबे समय तक उस ईमेल को रख सको। क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है ना, आपको भविष्य तक क्या करेगा, काम देगा। ठीक है, ईमेल आईडी भरने के बाद आप इसमें एड्रेस भर देना, जहाँ पे आप रहते हैं वो प्रॉपर रूप से इसमें पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी चीज़ है आपको अच्छी तरीके से भर देना और इसमें लास्ट में इसमें पिन कोड डाल देना। नेक्स्ट है, यदि आपके पास बैंक अकाउंट है अपना तो आप उसमें बैंक अकाउंट को मेंशन कर सकते हो। यदि आपको बैंक अकाउंट नहीं मेंशन करना है तब भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 21, 22, 23 ये तीनों ऐसे एलिमेंट है, ये चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि यदि आपके पास है तो यदि भरने में 3 लाइन कुछ जाता नहीं है, तो यदि आपके पास ये तीनों चीज़ है तो आप कृपया इसको भर देना। उसके बाद हमारा जो सबसे मेन चीज़ आता है 24 नंबर, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो बोला गया है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, जैसे ये क्यों जरूरी है, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो और यदि पहचान की जरूरत होती है तो कई बार क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट में जो विजुअल जो साइन है, जो चिन्ह है, उसके द्वारा हम किसी का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे आपकी कोई बाइक भुला गई तो आप ये बता सकते हो ना कि ये मेरी बाइक थी, इस पे ये निशान था, तो मुझे पता है कि ये मेरी बाइक थी। तो वैसे ही आपकी भी बॉडी पे कुछ न कुछ ऐसा निशान होता है जो कि विजिबल होना चाहिए, तो वो आपको इसमें 2 डालना है, ठीक है। तो कैसे हम पता करेंगे? तो देखो, जनरली ये जो है 4 तरीके के निशान आपके बॉडी पे कॉमनली पाया जाएगा। सबसे पहले तो आपका होता है मूल, मूल मतलब होता है तिल। उसके बाद में आपका होता है वाट, वाट मतलब होता है मस्सा, जो कि आप जनरली जानते हैं। उसके बाद में आपका होता है स्कार, मतलब किसी चीज का दाग, जैसे बर्न मार्क, स्कार में बहुत सारे आ सकते हैं, बर्न मार्क आ जाएगा या फिर कट मार्क आ जाएगा, तो वो एक देख लेना। ऑन, उसके बाद जैसे आपको लिखना है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मेरे नेक पे मोल है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा मोल, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, मोल ऑन, ऑन ऐड कर लेना। उसके विजिबल बॉडी पार्ट नेम, ठीक है, ऐसा बॉडी पार्ट नेम जो कि विजिबल है, तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट। दूसरा हम क्या डालना है, ठीक है। तो ये जो है बहुत आसान है, आपको बस कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक चीज को चूज करना, ये जो है इसी के टाइप है, इसमें कोई चीज करना, देन ऑन लगाना, और जो भी आपका बॉडी का पार्ट होगा या फिर लेफ्ट राइट होगा उसमें आप इसको इजिली भर सकते हो। 25 नंबर, ये जो है सब्जेक्ट ऑफर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण उनको एग्जाम में कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको 4 दिया गया है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें से 1, 2, 4, मतलब ये जो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4, ये जो 3 है, ये तो इसमें से आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये जो थर्ड नंबर है ना, ये थर्ड नंबर है, ये आपको क्या है, आपको कंपल्सरी, जो थर्ड नंबर है वो क्या है, आपको कंपल्सरी है। इसमें आप किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले MIL का मतलब क्या होता है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें से आप कोई भी, ये जो चारों में से कोई भी एक भाषा को चुन सकते हो। उसके बाद में SIL, सेकंड इंडियन लैंग्वेज, इसमें से भी कोई भी भाषा को चुन सकते हो, लेकिन इसमें मेन होता है कॉम्बिनेशन। इसमें आप कॉम्बिनेशन को आप देखना होता है, जो कि आपके विद्यालय में आपके जो अध्यापक हैं, जो भी बड़े हैं, आप उनसे भी इसका सजेशन ले सकते हो। लेकिन जो इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, सपोज दैट यदि कोई बच्चा हिंदी ले रहा है तो उसको संस्कृत पढ़ना होता है, यदि कोई बच्चा उर्दू ले रहा है तो उसको क्या होना होता है, हिंदी, जिसका मतलब होता है नन हिंदी, ये लिया जाता है। यदि आपके विद्यालय में बांग्ला, मैथिली, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, ये सभी विषयों की पढ़ाई की जाती है, तभी आप क्या करना, इस भाषा को भी आप अडॉप्ट करना, वरना आप इस भाषा को अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि ये पढ़ाने वाला होगा नहीं, तो इन फ्यूचर में आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद होगा कंपल्सरी। यदि आप विजुअल इम्पायर्ड नहीं है, यदि आप दृष्टिबाधित नहीं है, तो आपको ये जो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये लेना कंपल्सरी है। यदि ये कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित है, जैसे मान लिया आपके दोस्त कोई है, आपके क्लास में कोई है, तो उनको होम साइंस मिलेगा इन स्पाइट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ की जगह उनको होम साइंस लेना होगा, और साइंस की जगह उनको क्या कर लेना होगा, आपको उनको वो म्यूजिक लेना होगा, ठीक है। यदि आपको ऑप्शनल में कोई चीज़ को लेना है तो आप ऑप्शनल में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स लिया था अपने 10th में, तो आप अपने इस चीज़ के बारे में यदि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की लगती है कि हम मुझे एक्स्ट्रा मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप क्या करना, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है हमारा 26 नंबर। देखिए, ये जो बिहार राज्य में कुछ ऐसे जिले हैं और उन जिलों के अंतर्गत कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें क्या किया गया है, व्यवसाय शिक्षा को क्या किया गया है, उसके लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है। जैसे NEP, यदि हम 2020 की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें भी क्या की गई है, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई है। यदि आपके विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से उन सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हो। यदि आपके विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन नहीं है तो आप उसको चूज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है घोषणा पत्र, ठीक है। यानी जो भी आप ऊपर में अभी तक जो भी डिटेल था वो क्या था, करेक्ट था और सही था और शुद्ध था, ठीक है। और वो जो डिटेल था ना, वो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस समय तक वो क्या था, परमानेंट हो चुका था। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे बच्चे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ इन केस किसी गलती के कारण गलती से 2005 हो गया, ठीक है। और उनका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 20/2/2011। और वो सोचते हैं कि उनका आधार कार्ड में कि ये 2005 हो गया है, कि जब फॉर्म भर लेंगे तो वो क्या करेंगे, फॉर्म भरने के बाद 2011 सुधरवा लेंगे। नहीं, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आप जब ये फॉर्म को भर रहे हैं
तब तक आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे वो कास्ट रिलेटेड हो, कास्ट कैटेगरी रिलेटेड हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर नाम का शुद्धिकरण हो, वो सब चीज़ आपने ऑलरेडी पहले से कर आया है। मतलब इसमें साफ साफ देखो लिखा गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं पूरी तरीके से सही एवं शुद्ध है और इसमें कहीं भी किसी तरह संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पेरेंट्स का साइन करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, खुद पे खुद पेरेंट्स बन जाते हैं और उनका ही साइन वो कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। यहाँ पे फिर आपका होगा स्टूडेंट का साइन हिंदी में होगा और यहाँ पे जो आपका साइन जो होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा जो भी आपके हेड ऑफ द अथॉरिटी होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो सील और मोहर को करेंगे। सो आई होप कि आप सभी को ये जो वीडियो है, वो जो फॉर्म है आपको पता चल गया होगा इस फॉर्म को कैसे भरना है और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली इसको आप लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर डाल देना। यदि आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भेज देना, जिसके कारण मैं जब भी देखूंगा तो जो भी आपकी समस्या होगी उसको मैं क्या करूँगा, सुलझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।